साउंड चेक करो जी। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार साथियों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक है हमारा वाक्य, और वाक्य में एक सेक्शन हमारा छोटा सा बचा हुआ है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं, और उन 8 भेदों में नया बैच, बिल्कुल प्रैक्टिस बैच भी है वो। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो इस बैच को लिए हुए हैं उसको तो ज़रूरत नहीं है नया बैच लेने की, उसको इसी बैच को आप 2 बार सुनो प्यारे दोस्तों, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि उसमें चीज़ें हमेशा हर बैच में जो भी नया आता है तो करीब करीब 30 से 40% चीज़ें अलग होती है, लेकिन जब आप इस बैच से अच्छी तरह फ्री हो जाओ तभी किसी नए बैच में इन्वॉल्व हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो ये कहेंगे कि ले लो, मैं तो ये कहूँगा कि जब आपने यहाँ ले लिया है पहले इन्हीं चीज़ों को पहले सीक्वेंस में अच्छी तरह समझो। प्रैक्टिस के लिहाज से आप उस बैच को ले सकते हो। तो वो 15 तारीख से बैच आ रहा है, उसमें डेमो कल हम उसमें देंगे एक यूट्यूब पे फ्री डेमो, उसमें बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। क्लियर? तो यहाँ टॉपिक है दोस्तों हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, और इन 8 भेदों में एक होता है विधानवाचक। विधान या विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य, इसी का ही दूसरा नाम होता है दोस्तों सकारात्मक वाक्य। इसमें जो कंडीशन अप्लाई होती है वो है कि इसमें एक तो विधि का विधान रहेगा, विधि का विधान होता है, भाग्य का नियम पाया जाता है, भाग्य का नियम पाया जाता है। सेकंड, वाक्य में क्रिया का होना पाया जाता है। वाक्य में कथन इतिहास, भूगोल, वाक्य में कथन इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र। वाक्य में कथन इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि विषयों के अनुकूल होता है। ये 3 स्टेटमेंट होती है प्यारे दोस्तों हमारी विधिवाचक अर्थात सकारात्मक वाक्य की। और इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस 2 तरह से पूछे जाते हैं। एक तो रचना के आधार पे वाक्य के जो भेद हैं, उसमें रचना के आधार पे वाक्य के भेद आपने कल पढ़े, सरल वाक्य पढ़ा, और सरल वाक्य के साथ साथ दूसरा आपने मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। लेकिन यहाँ अर्थ के आधार पे हम अलग तरह के वाक्य पढ़ रहे हैं जो कि 8 होते हैं। जब उसको अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद पूछने होते हैं तो वो उसमें से जो ऑप्शन देगा दोस्त वो इन 8 भेदों में से देगा, तब वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा वाक्य है विधिवाचक वाक्य है, कौन सा निषेधात्मक वाक्य है।
या इच्छावाचक या आज्ञावाचक वाक्य है, तो 4 ऑप्शन ये मिलेंगे। जब उसको रचना के आधार पे वाक्य के भेद पूछना होता है तो वहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे कि इनमें से ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, या इनमें से ये कोई वाक्य नहीं है, या ये इनमें से सभी वाक्य हैं। तो वो कंडीशन डिपेंड करती है पूछने वाले के ऊपर कि वो आपसे कौन सी नॉलेज चेक करवाना चाहता है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि ऑलरेडी बैच में PDF पड़ी हुई है और उसमें वाक्य के तमाम क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको करना है। और इसी से एक और हमारा लिंक जुड़ा होता है वाक्य का, और वो है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। वाक्य की अशुद्धि के अनेक कारण होते हैं, और उनके जो वाक्य की अशुद्धि के अनेक कारण होते हैं दोस्तों, उनमें एक लिंग और वचन के कारण भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है, और दूसरा विभक्ति और कारक चिन्हों की वजह से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। और साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि इसमें वाक्य की अशुद्धि का कारण जो आपको कल बताया गया था कि वाक्य के अवयव अर्थात उसके अंदर योग्यता, सन्निधि, आकांक्षा, अन्वय और इसके साथ साथ क्रमबद्धता और स्पष्टता भी अगर नहीं है तो भी वाक्य की अशुद्धि के कारण बनते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो 3 कंडीशन हैं, इन 3 कंडीशन का इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ कुछ सेंटेंस लेते हैं ताकि इनको अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ सूरज पूरब दिशा में, सूरज पूरब दिशा में निकलता है, सूरज पूरब दिशा में निकलता है, या फिर हम ये कहें हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। या फिर हम ये कहें भारतीय संसद के 3 रूप हैं, भारतीय संसद के 3 रूप होते हैं या 3 अंग होते हैं। तो ये जो कथन है अपने आप में, एक तो इन तीनों के अंदर कार्य का होना पाया गया। एक तो यहाँ सूरज निकल रहा है, यहाँ उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है, भारतीय संसद के 3 रूप होते हैं, ये भी कार्य के होने की स्थिति को, कंडीशन को बताते हैं। तो यानी कि जो इसमें पहला जो सेकंड जो कंडीशन हमने आपको बताई कि वाक्य में क्रिया का होना पाया जाएगा, तो सेकंड कंडीशन अप्लाई हो रही है। इसके बाद विधि का विधान होता है, अर्थात भाग्य का नियम है। प्रकृति का ये नियम है कि वास्तव में सूरज भारत में जब भी निकलेगा वो पूर्व दिशा में निकलेगा, इसी को विधि का विधान कहते हैं। तो सूरज पूर्व दिशा में निकल रहा है, ये विधि का विधान है, भाग्य का नियम है। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, ये भी बात वास्तव में विधि का विधान है, प्रकृति का नियम है कि हिमालय भारत के उत्तर दिशा में ही स्थित है। इसके बाद तीसरी कंडीशन कैसे अप्लाई हो रही है कि वाक्य में कथन इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि विषयों के अनुकूल हो, क्योंकि सूरज पूर्व दिशा में निकलता है। इस बात को ज्योग्राफी और साइंस दोनों सिद्ध करती है। दूसरा क्या है कि हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, तो इस बात को भी ज्योग्राफी प्रूव कर रही है कि वास्तव में हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में है। इसके बाद है भारतीय संसद के 3 रूप होते हैं, राजनीति शास्त्र के अनुसार। पॉलिटिकल साइंस इस बात का गवाह है कि भारतीय संसद के 3 रूप होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। तो ये तीनों ही कंडीशन इस पे अप्लाई हुई। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि द्वारका के राजा कर्ण थे, तो ये वाक्य अशुद्ध होगा, क्योंकि वास्तव में इतिहास इस बात का साक्षी है, इस बात का गवाह है कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण थे, कर्ण नहीं थे। तो यानी कि वाक्य में अशुद्धि के कारण ये भी हो सकते हैं, जो हम अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार के भेद पढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ महाभारत का युद्ध 25 दिनों तक लड़ा गया, तो ये भी कथन असत्य है, ये भी वाक्य असत्य है, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है, साक्षी है कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया था। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जिस कथन में वास्तव में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि के अनुकूल जो कथन रहे, उनके खिलाफ ना जाए, उनके प्रतिकूल ना हो, जो अनुकूल रहे वो सारे विधिवाचक, विधानवाचक या सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। इनमें विधि का विधान पाया जाता है, भाग्य का नियम पाया जाता है। इसके बाद में दूसरा जो है एकदम इसके अपोजिट होता है, और इसके जो अपोजिट होता है दोस्तों, वो कहलाता है निषेधात्मक। वो क्या कहलाएगा? निषेधात्मक वाक्य।
निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य, इसके अंदर कंडीशन क्या होती है प्यारे बच्चों? वाक्य में न, ना, नि, नहीं, मत, मना करना, वर्जित और निषेध। वर्जित और निषेध शब्दों का, निषेध शब्दों का प्रयोग होता है। निषेध शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, इनसे भी आप पहचान सकते हो। दूसरी कंडीशन इसकी है कि वाक्य में कार्य का न होना पाया जाता है। वाक्य में कार्य का न होना पाया जाता है। वाक्य में कार्य का न होना पाया जाता है। जैसे धूम्रपान करना वर्जित है। प्रवेश निषेध। यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। शोर मत करो। अध्यापक घर पर नहीं है। इन सभी सेंटेंसों में प्यारे दोस्तों निषेधात्मक शब्द का प्रयोग हुआ है। वर्जित, निषेध, मना, मत और नहीं। न खुदा मिला न बिसाले सनम, तो यहाँ न का प्रयोग हुआ, इसीलिए ये नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य कहलाएगा। अब नरेंद्र कह रहा है कि अरुण सर से पढ़ने से पता चल रहा है कि यूट्यूब पर उल्लू बनाया जा रहा है। ये तो मैं बात पहले ही बता चुका हूँ। जो अच्छे टीचर होंगे वो कभी भी यूट्यूब पे ये सच्चाई है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके नहीं आएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देंगे कि देखो जी ये भर्ती आ रही है, इसका सिलेबस ये है और आपको ये चीज़ें पढ़नी है। और इन चीज़ों को समझने में अगर आप टाइम लगाओगे तो बाजी मार ले जाएगा कोई और दूसरा, क्योंकि आपकी हर भर्ती में एक एज फिक्स है। कहीं 21 साल लिए जाते हैं, कहीं 23 साल, कहीं 27 साल और कहीं 30 साल पे लास्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर भर्ती 23 और 27 साल वाली होती है जिसमें एज आपकी निकल जाती है। और मार्केट है, सब बेचा जा रहा है सामान, जो अपना जिसका सामान जैसा है उस हिसाब से आपको देखना है कि आपको किसका क्या लेना है। लेकिन यहाँ कैरियरविल ऐप पे प्यारे बच्चों जो भी चीज़ें हैं वो वास्तव में रिजल्ट ओरिएंटल है, यानी कि रिजल्ट किस चीज़ से आएगा। हमें लाखों बच्चे नहीं पढ़ाने, हमारी आदत भी नहीं है भीड़ को इकट्ठा करने की। ठीक है, भीड़ को इकट्ठा करेंगे तो हम भी फ्री में पढ़ाना शुरू कर देंगे। और हम ये मानते हैं कि अगर जिस दिन हमने फ्री में पढ़ाना शुरू किया तो ये एक तरफा हो जाएगा, बाकी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन कोई बचेगा नहीं। ऑफलाइन में तो हम कई बार ये काम कर ही चुके हैं। जहाँ जहाँ जिस शहर में फ्री में बैच बनाए हैं, कि वो 10 ही दिन का बैच है, तो समझ लो दूसरे किसी कोचिंग सेंटर में बच्चा नहीं जाता है। अगर यकीन नहीं आता तो मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, ये चीज़ें आप प्रैक्टिकली देख सकते हो आने वाले समय में भी। और जो समय बीत गया उसमें भी ऐसा एक बार नहीं है, हज़ारों बार हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, हम प्रचार नहीं करेंगे, हम क्या, अरे आप खुद जज करो ना अपने प्यारे बच्चों, भरोसा करके कह रहे जैसे आपने कोर्स खरीदा है। हम तो ठोक बजा के पहले अपना सिलेबस बताते हैं, ये है सिलेबस, यहाँ से इतने क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी है, इस तरह से यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं।
और टॉपिक के इतने इतने पार्ट हैं। मैं चाहता तो वाक्य को कल ही खत्म कर देता, यूट्यूब की तरह 10 से 15 मिनट में जगह जगह से पढ़ाता और बढ़ जाता आगे। लेकिन यहाँ पढ़ाने का मतलब है कि वाक्य को अगर ढंग से नहीं समझोगे तो वाच्य समझ में नहीं आएगा, और वाच्य को नहीं समझोगे तो काल जिंदगी में नहीं समझ पाओगे। अब यूट्यूब पे काल कहीं पढ़ाया जा रहा है, वाक्य कहीं पढ़ाया जा रहा है, कैसे समझ लोगे आप? अरे जब तक संधि नहीं पढ़ी तो उपसर्ग प्रत्यय कैसे समझ लोगे आप? कोई सीक्वेंस ही नहीं है टॉपिक का। तो यहाँ सिर्फ वही सारी चीज़ हर सब्जेक्ट में है, ये हिंदी में नहीं है, ये हर सब्जेक्ट में है। एक टीचर वो है जो 2.5 से 3 महीने में आज सिविल सर्विस की तैयारी करा देते हैं, और एक टीचर वो है जो 2-2 साल तक लगे हुए हैं, 50% भी सिलेबस कवर नहीं कर पाते। तो सिलेबस को छोटा करना, चीज़ों को ऑथेंटिक तरीके से सामने रखना सीक्वेंस में, और जो पढ़ाए वो पेपर में आ जाना, ये टीचर के 3 काम होते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। सारा एफर्ट्स बच्चे का होता है, वो आप जानो आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। हमने तो कभी नहीं कहा कि आ जाओ हमारा बैच ले लो, हम अच्छा पढ़ाते हैं। हमने तो ये कहा कि जो हम पढ़ाते हैं वो पेपर में आता है, और आप में से बहुत सारे बच्चे पेपर देंगे 19 तारीख को। अब बता देना मुझे कौन सा क्वेश्चन है जो यहाँ व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखा था हमने। एक चीज के कई कई एग्जाम्पल, इसी चीज को मैं ऐसे भी तो कह सकता था जहाँ ये मिलेंगे वहाँ नकारात्मक वाक्य होगा, लेकिन मैंने जानबूझ के दूसरी भी कंडीशन बनाई कि बाई चांस दिमाग में से ये निकल गई तो आपको ये याद आ जाए। एक ही चीज को 3-3 बार क्यों लिखा, 1 2 3 क्यों स्टेटमेंट लिखी? क्योंकि हर स्टेटमेंट पे अलग क्वेश्चंस हैं। क्यों आपको ये आंसर दिए गए? एक भी तो देख के मैं आगे बढ़ सकता था। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो ये सोच के पढ़ो कि ज़िंदगी में दोबारा से इसे टाइम ना देना पड़े, रिवीजन ना करना पड़े, और बार बार वीडियो को खोल के ना सुनना पड़े। इसलिए जब भी कुछ करो तो इस उम्मीद के साथ करो, उस तरीके सीक्वेंस के साथ करो कि जब एक बार टाइम दे रहे हैं तो वो अपने आप में सारी चीज़ें सीक्वेंस और लॉजिकली चीज़ें आगे बढ़े और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब पूछने वाले को पूछने दो ना क्या पूछना चाहता है वो। जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने आप बताओगे, उसका लॉजिक बताओगे, उसका सॉल्यूशन बताओगे ये। और ऐसे ही आप जगह जगह हिंदी, आप ये देखो, क्या आप 20 साल से हिंदी नहीं पढ़ रहे थे? क्या अब तक 20 टीचरों से आप हिंदी नहीं पढ़े? क्या आप 20 यूट्यूब के चैनल खोल के हिंदी नहीं पढ़े हो? लेकिन फिर भी आपको ये नई चीज़ क्यों मिल रही है? जब 20 टीचर पढ़ा चुके हैं, 20 यूट्यूब चैनल पढ़ा चुके हैं, 20 किताबों से 20 साल पढ़ चुके हो, उसके बावजूद भी 60-70% चीज़ें नहीं क्यों मिल रही है? क्योंकि आपको पढ़ाया ही नहीं गया है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया है। ठीक है, जो किताबों में था वो यूट्यूब चैनलों पे था। ठीक है, जो एक टीचर के पास था वो सिर्फ किताबों में, उसके कुछ एग्जाम्पल ही नहीं थे अलग से बाहर से कुछ भी है। हमने तो कहा कि मैं तो किताब बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता, क्योंकि किताबों से भर्ती होते ही नहीं आज की डेट में। आज से 10 साल 15 साल पहले किताबें पढ़ के भर्ती होते थे, इसलिए मैंने किताबों को पढ़ाना छोड़ दिया। तो यहाँ क्या है, ये निषेधात्मक नकारात्मक वाक्य। तो क्वेश्चन से आपने अच्छा उठाया इसलिए चर्चा हो गई, अदरवाइज मेरी आदत नहीं है टॉपिक से बाहर जाने की और चर्चा करने की, बेफालतू के मक्खन और ये लगाने की। धूम्रपान करना क्या है, वर्जित है। तो यहाँ पे क्या आया दोस्तों, वर्जित शब्द आया, यहाँ निषेध आया, यहाँ मना आया, यहाँ मत आया, ये कहलाते हैं निषेधात्मक शब्द। और जहाँ निषेधात्मक शब्द प्रयोग होंगे वो निषेधात्मक वाक्य कहलाएगा। जहाँ क्रिया का न होना पाया जाएगा उसको हम निषेधात्मक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जब वो धूम्रपान करने को रोक रहा है तो कार्य का न होना पाया गया। जब यहाँ प्रवेश निषेध एंट्री नहीं दी तो कार्य का न होना पाया गया। यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, जब मना कर दिया गया कार्य का न होना पाया गया। शोर मत करो, शोर करने से रोका जा रहा है, अध्यापक घर पर नहीं है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये नकारात्मक वाक्य है अर्थात निषेधात्मक वाक्य हो गई। इसके बाद में तीसरी जो कंडीशन है दोस्तों वो है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक तो इच्छा का भाव होगा, एक आशा होगी, इच्छा आशा, शुभ कामना, इच्छा आशा शुभ कामना। इसके बाद बद्दुआ, बद्दुआ, बद्दुआ का भाव पाया जाता है। बद्दुआ का भाव पाया, ये कैमरा कवर कर रहा है इसको,
नहीं, पाया जाता है। जैसे चलो एक एक कप चाय हो जाए। ये मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ एक एक कप चाय पीऊं। आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता। ये मुझे आशा है कि आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता। आपकी यात्रा मंगलमय हो। लिखा होता है ना बसों में, खासकर सरकारी बस जो होती है रोडवेज, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये क्या कहलाती है? शुभकामना, बद दुआ। बुरी नज़र वाले तुम्हारे बच्चे जिए ताकि बड़े होकर तुम्हारा खून पिए। ये क्या है? बद्दुआ है। वो लिखा होता है ना कई बार, ट्रक के पीछे, बसों के पीछे, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, तो वो बद्दुआ है। क्योंकि हम इच्छा है तो इच्छा दो तरह की होगी, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव इच्छा ये है जो बद्दुआ दी जाती है किसी को। तो जैसे बुरी नज़र वाले, ठीक है, तुम्हारे बच्चे जिए ताकि बड़े हो गए तुम्हारा खून पिए, ये क्या है? ये बद्दुआ हो। ऐसे ही आपकी यात्रा मंगल में हो, ये पॉजिटिव चीज है। तो यानी कि यहाँ पे चलो एक एक कप चाय हो जाए, तो इसमें इच्छा जाहिर की गई है। यहाँ पे आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता, ये आशा है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये शुभकामना है। और ये बद्दुआ, तुम्हारे बच्चे बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, ये क्या कहलाएगा? बद्दुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ, जिस सेंटेंस में दोस्तों इच्छा का भाव हो, आशा का भाव हो, शुभकामना दी जा रही हो, बद्दुआ दी जा रही हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद में चौथा जो हमारा है वो है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, वाचक का मतलब होता है कहने वाला। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होगी? एक तो आज्ञा होता है, एक आदेश होगा दोस्तों, आज्ञा आदेश। निवेदन भी किया जाता है इसी में, अनुमति भी दी जाती है। आज्ञा, आदेश, निवेदन, अनुमति, सलाह, सुझाव, परामर्श। सलाह, सुझाव, परामर्श, धमकी। का भाव पाया जाता है। कैसे? रामू एक गिलास पानी लाओ। एक गिलास पानी शाम से कहो 5 कप चाय भिजवाए।
कृपया गंदगी ना फैलाए। आप जा सकते हो। आप अपनी बात कह सकते हो। मेरी बात मानो तो 5 घंटे रोज पढ़ा करो। ये सारे के सारे आज्ञावाचक वाक्य हैं। रामू 1 गिलास पानी लाओ, ये अपने आप में आदेश हैं। शाम से कहो 5 कप चाय भिजवाए, ये आज्ञा है। निवेदन कृपया गंदगी न फैलाए, ये कृपया निवेदन के लिए आया है। इसमें ना का प्रयोग हुआ है लेकिन निवेदन के साथ। जब ना ने नहीं का प्रयोग निवेदन के साथ होता है तो वो आज्ञावाचक कहलाता है। ये लॉजिक है। अभी आपने क्या पढ़ा, जहां ना ने नहीं आता है वो निषेधात्मक। लेकिन अगर किसी को आप मना तो करो लेकिन निवेदन के साथ करो, कृपया के साथ करो, हाथ जोड़ के करो, तो वो क्या कहलाएगा? आज्ञावाचक वाक्य। आप जा सकते हो, ये आपको अनुमति दी गई तो इसमें अनुमति का भाव है, परमिशन दे दी गई। आप अपनी बात कह सकते हो, परमिशन मिल गई। जहां सलाह दी जाए, मेरी बात मानो तो 5 घंटे रोज पढ़ा करो, ये सलाह है, ये सुझाव है, ये परामर्श है किसी सीनियर का जूनियर के प्रति या जूनियर का जूनियर के प्रति। जब कोई सलाह हो, सुझाव हो, परामर्श हो तो वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? आज्ञावाचक वाक्य। धमकी, तुम्हें देख लूंगा, तुम्हें देख लूंगा, ये धमकी है। ये क्या है? तुम्हें देख लूंगा, तुम्हें अभी बताता हूँ। तो ये क्या है? ये धमकी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ धमकी हो, सुझाव हो, परामर्श हो, सलाह हो, अनुमति हो, निवेदन हो, आदेश हो, आज्ञा हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। अगर दोस्तों यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आ गई है तो आप एक बार यस कीजिए, ओके कीजिए, उसके बाद चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अगर कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। अगर यहाँ तक सारी चीज़ें 100% समझ में आ गई तो ठीक है, अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछिए। अब कुछ बच्चे तो इतने विद्वान हैं, अपने होने का सबूत भी नहीं देते कि हम लाइव है। ठीक है, सोचते हैं कि दूसरे बच्चे टाइप कर लेंगे। अरे मैं कुछ और टाइप थोड़ा ही करवा रहा हूँ, ओके करा रहा हूँ, आपको अलर्ट कर रहा हूँ। मैं क्यों करवाता हूँ? क्योंकि जब हम कई बार पढ़ते हैं ना, हमारी जो बुद्धि होती है वो पर्टिकुलर कुछ समय तक ही एकाग्र हो सकती है, अर्थात कॉन्संट्रेशन बना सकती है। हम ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में नहीं रह सकते, क्योंकि शरीर के, बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं उनकी अपनी एक क्षमता होती है, उसकी एक अपनी लिमिट होती है। तो इसलिए जानबूझ के आपका मूवमेंट चेंज करने के लिए और ब्रेन को थोड़ा सा वहाँ से हटा के दाएं बाएं लाने के लिए चीज़ें ज़रूरी होती है। तो ये पढ़ने पढ़ाने का जो दौर है, इसके अंदर बहुत सारे स्किल्स काम करते हैं, कौशल काम करते हैं। और जब तक इसके पीछे ये नहीं था कि मैंने समझा, मुझे पता है कि जब मैं समझा रहा हूँ तो 100% चीज़ समझ में आएगी, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कमेंट लेता भी नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा वो अपने आप जो भी आप पूछ रहे हो वो सारे डाउट खत्म। लेकिन पढ़ने के दौरान सिर्फ हम एक ही फ्रीक्वेंसी में काम करें, वो मज़ेदारी नहीं है। इसलिए आप अगर ओके और यस लिखने में भी आलस्य कर रहे हो तो इसका मतलब आप 2022 की तैयारी कर रहे हो। अगर 21 में भर्ती होना है तो आप दबा के ओके और यस लिखा करें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिले कि हमने जो एफर्ट्स लगाया और जिस तरह से चीज़ों को सामने रखा वे 100% चीज़ें आप तक पहुंच रही है। क्योंकि देखो मज़ा उसी में ही है कि आप एक बार जो टाइम दे रहे हो, प्यारे बच्चों, तो उसके हिसाब से ही आपको चीज़ों को इस तरह से क्लियर कर लेना है कि दोबारा नहीं उठाएंगे उस चीज़ को। क्लियर? तो ये क्या कहलाए है यहाँ? आज्ञावाचक। नेक्स्ट देखो, 5वां पर्सनवाचक वाक्य कहाँ होगा?
वाक्य में क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग तथा प्रश्नवाचक चिन्ह का, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है हमारा? ये क्या कहलाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे आप उदयपुर कब जा रहे हो? आप खाने में क्या लोगे? आपके घर पर कौन आया है? आप कहाँ रहते हो? देश को आज़ादी कैसे मिली? क्लियर? शॉर्ट ट्रिक क्या हुई? शॉर्ट ट्रिक ये हुई कि इसमें आ गया कब, इसमें क्या, इसमें कौन, इसमें कहाँ और इसमें कैसे, और इन सब के लास्ट में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग है। क्योंकि जब आप प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में करोगे, वो स्टार्टिंग में करो या बीच में करो, तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, सही कह रहे हो श्याम, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हुआ? कब, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द थे और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। और जहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे आंखें बंद, वो क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। या फिर आप इन शब्दों के माध्यम से इसको पहचान सकते हो। इसके बाद 6 कंडीशन, विस्मय वाचक या विस्मयवाचक या संबोधन बोधक, संबोधन बोधक वाक्य। विस्मयवाचक या संबोधन बोधक वाक्य जहां शाबाश, आश्चर्य हो, हर्ष हो, शौक हो, गणना हो, ग्लानि हो, आशीर्वाद हो और संबोधन हो। वो क्या कहलाएंगे?
अभी एक बच्चे ने पूछा था, मैंने आंसर नहीं दिया था। वो पूछ रहा था सर गणना करना कब आएगा। तो संदीप जी यहाँ आएगा गणना करना, विषम्यवाचक या संबोधन बोधक वाक्य। आश्चर्य में क्या है? शाबाश, वाह, आहा, ओहो, ओए, आहा, शौक, तराई तराई, हाय हाय, बाप रे बाप, बस करो, घरना, छी छी, थू थू, धत तेरे की, धिक्कार हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? घृणा गलानी। आशीर्वाद, जीते रहो, दीर्घ आयु हो, सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। संबोधन हे, अरे, हेलो, ए, अजी। अब इनके सेंटेंस ले लेते हैं एक दो और इनको समझने की कोशिश करते हैं। शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया, वाह, कितना सुहाना सुहावना मौसम है, आहा, कितना अद्भुत बच्चा है, अजी, आप तो सुनते ही नहीं हो। प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी चीज़ को समझना है बस। और वो छोटी सी चीज़ है ये, जहाँ भी किसी शब्द के बाद ये चिन्ह लगा दिखाई दे, आंखें बंद, वो कहलाएगा संबोधन बोधक वाक्य या विषम्यवाचक वाक्य। अगर आंखें खुली रह गई तो क्वेश्चन गलत। यानी कि जहाँ भी ये लगता है, ये दो बात की गारंटी देता है कि वो शब्द अव्यय कहलाएगा और उस अव्यय का नाम होगा संबोधन बोधक अव्यय या विषम्यवाचक अव्यय। और जहां इस संबोधन बोधक या विषम्यवाचक अव्यय का प्रयोग होता है वो सेंटेंस कहलाता है विषम्यवाचक वाक्य। इस चिन्ह को हम संबोधन चिन्ह कहते हैं, विषम्य बोधक चिन्ह कहते हैं। और जहां भी ये चिन्ह लगा, एक तो पहली बात वो शब्द अव्यय होगा जिस शब्द पे लगेगा, वो किसी लिंग वचन काल कारक में नहीं बदल सकता। और दूसरा वो सेंटेंस जिसमें इसका प्रयोग किया गया, वो सेंटेंस विषम्यवाचक वाक्य कहलाएगा। यहाँ पे देखो, इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है और इसमें भी लगा है। कुछ नहीं करना था, बाकी चीज़ भूल जाओ। और संदीप को आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि जहाँ घृणा होगी, गिलानी होगी, ची ची थू तू दत्त तेरे की, तेरे से नहीं होगा ये काम, ठीक है, धिक्कार है, तुम पे इतना भी नहीं समझ पाए। तो ये सब क्या कहलाते हैं? दत्त तेरे के धिक्कार है, ये घृणा गिलानी कहलाते हैं, जो गिल्टी को फील कराते हैं। क्लियर? तो ये कौन सा हो गया? 6 विषम्यवाचक वाक्य। इसके बाद में 7वां है संदेहवाचक। कौन सा वाक्य है?
संदेहवाचक वाक्य। वाक्य के आरंभ में, वाक्य के आरंभ में संदेह को पैदा करने के लिए, वाक्य के आरंभ में संदेह को पैदा करने के लिए शायद, हो सकता है, वाक्य के आरंभ में संदेह को पैदा करने के लिए शायद, हो सकता है, संभव है, लगता है, शब्दों का प्रयोग होगा, शब्दों का प्रयोग होगा। शायद इस माह के अंत तक आपका कोर्स पूरा हो जाए। लगता है आप सभी 2021 में भर्ती नौकरी पा जाओगे। संभव है आपकी शादी 2020 में 2022 में ही हो जाएगी। हो सकता है, हो सकता है मैं आपकी शादी में जरूर आऊं। इन सभी सेंटेंसों में क्या है दोस्तों? इन सभी सेंटेंसों में संदेह किया गया है। क्या किया है? संदेह। संदेह को प्रकट करने के लिए शायद, हो सकता है, संभव है, लगता है का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ शायद, सॉरी, ये प्रयोग नहीं होगा, ये गलत लगा दिया मैंने, ठीक है। शायद, लगता है, शायद, लगता है, संभव है और हो सकता है। तो ये जो शब्द है ना, स्टार्टिंग के यहाँ से लेके यहाँ तक, ये प्रयोग कर रहे हैं आगे वाले सेंटेंस में संदेह। इसमें क्या कर रहे हैं? संदेह। इस वजह से क्या है प्यारे बच्चों ये सारे, ठीक है। शायद इस माह के अंत तक कोर्स पूरा हो जाए। लगता है सभी 2021 में नौकरी पा जाएंगे, ठीक है। संभव है आपकी शादी 2022 में ही हो जाएगी और हो सकता है मैं आपकी शादी में जरूर आऊँ। इन सब बातों में डाउट है, संदेह है। अब आगे देखते हैं इनमें से कितनी चीज़ें बिना डाउट के होती है। तो ये क्या था हमारा 7वां संदेहवाचक वाक्य। एक बच गया और वो है लास्ट।
वो क्या है? संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक या संबंधवाचक, इसके दो नाम हैं, संकेतवाचक या संबंधवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा? सारे मिश्र वाक्य के उदाहरण, सारे मिश्र वाक्य के उदाहरण संकेतवाचक वाक्य के हैं। सेकंड, जहाँ एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का संकेत मिलता हो, संकेत मिलता हो, वो संकेतवाचक कहलाते हैं। जहाँ जिस वाक्य में दो क्रियाएं परस्पर निर्भर आश्रित हो, जिस वाक्य में दो क्रियाएं परस्पर निर्भर आश्रित हो, वो भी क्या कहलाता है? संकेतवाचक या संबंधवाचक वाक्य। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल बोएंगे। उसने कहा कि वह कल नहीं आएगा। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा। वह घड़ी मिल गई जो मेले में खो गई थी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सब में दो क्रियाएं हैं। वर्षा होगी, फसल बोएंगे। उसने कहा कल नहीं आएगा, सूरज निकला, भागा, घड़ी मिल गई, खो गई। और दोनों क्रियाएं एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे पे आश्रित हैं। नहीं, यहाँ कारक थोड़े ही पढ़ रहे हैं। यह राम की गाय हैं, ये तो संबंध कारक का सेंटेंस है। यहाँ पे संबंधवाचक वाक्य की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। क्या होगा? मिश्र वाक्य के जितने भी उदाहरण होंगे, आप मुझे इतनी गाली दो कि झगड़ा हो जाए, तो यहाँ गाली देना झगड़ा होने के पे डिपेंड है। तो झगड़ा कब होगा? जब गाली देंगे। तो दो क्रियाएं हुई, गाली देना और झगड़ा होना, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, आश्रित है। एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना पाया जाएगा। यदि बारिश होगी तो फसल बोएंगे, और फसल बोएंगे तो अन्न उत्पन्न होगा, और अन्न उत्पन्न होगा तो प्रगति होगी। यहाँ पे एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया की पॉसिबिलिटी है। यदि इतनी ठंडक रहे तो सारे जल स्रोत बर्फ बन जाए, ठंडक रहेगी तो तभी तो जल स्रोत बर्फ बनेंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। घंटी बजी इसलिए छात्र कमरे से बाहर आ गए, तो घंटी के बजने के कारण छात्र बाहर आए, तो छात्रों के बाहर आने का कारण था घंटी का बजना। तो दो क्रियाएं आपस में डिपेंड हुई, आश्रित हुई, निर्भर हुई। और जहाँ दो क्रियाएं आपस में आश्रित और निर्भर होती हैं वो कहलाते हैं संकेतवाचक या संबंधवाचक। जहाँ एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया से हो, संज्ञा का संबंध संज्ञा से नहीं। अतुल जी, यह राम की गाय हैं, यार राम और गाय का संबंध है। संज्ञा का संज्ञा के साथ संबंध, संज्ञा का सर्वनाम के साथ संबंध हो तो संबंध वाचक जो संबंध कारक कहलाता है। लेकिन यहाँ क्रिया का क्रिया से संबंध होना चाहिए। तो
तो यहाँ क्रिया का क्रिया से संबंध हो रहा है। वर्षा होना, फसल बोना, उसने कहा नहीं आएगा, निकलना, भागना, मिल गई और खो गई, ये क्रियाएं हैं। क्रिया का क्रिया से संबंध जो बताता है वो संबंधवाचक कहलाता है। एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का जो संकेत मिलता है वो भी क्या कहलाता है दोस्तों, संकेतवाचक। इसके दोनों नाम हैं, संबंधवाचक भी और संकेतवाचक भी। तो ये सारे मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं, इसलिए क्या कहलाए ये कहलाए संबंध या संकेतवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद जो हैं हमारे हो गए कंप्लीट। तो यानी कि वाक्य वाला टॉपिक हो गया पूरा। अब हमें करना है वाच्य। क्या पढ़ना है? वाच्य पढ़ना है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है कहना। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? कहना। वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव में से जिसकी प्रधानता होती है, जिसकी प्रधानता होती है उसे वाच्य कहते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। एक पॉइंट। वाक्य में मुख्य रूप से मौजूद रहने वाला वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद, 3 भेद होते हैं। एक होता है कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता वाला वाक्य। कर्म की प्रधानता वाला वाक्य। क्रिया की प्रधानता वाला वाक्य भाववाच्य कहलाता है। यानी कि जहाँ क्रिया की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो दोस्तों? जहाँ क्रिया की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो, उसके आधार पे ही हम इनकी वाच्य की पहचान करते हैं। कैसे करेंगे देखना एक बार। सहवाग क्रिकेट खेलता है। सहवाग क्रिकेट खेलता है। सहवाग द्वारा क्रिकेट
खेली जाती है। तीसरा, सहवाग से क्रिकेट नहीं खेली जाती। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, एक ही सेंटेंस लिया और उसमें कर्ता, कर्म और भावों की प्रधानता जानने की कोशिश हुई। यहाँ ये खेलता है पुल्लिंग, ये खेलता क्या है? पुल्लिंग, एक वचन। यहाँ सहवाग भी पुल्लिंग एक वचन है। यहाँ ये खेलता क्रिया आई प्यारे दोस्तों, ये इस कर्ता के अनुसार है। तो जब क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार निर्धारित होता है तो उसको भी हम कृतवाच्य कहते हैं, और जब क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार निर्धारित होता है तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। और जहां किसी कार्य का होना न पाया जाए, कार्य को होने से रोक दिया जाए, तो उसमें क्रिया की प्रधानता होती है, तो वो भाववाच्य कहलाता है। तो यहाँ सहवाग क्रिकेट, यहाँ कर्म था मौजूद, लेकिन प्रधानता किसकी थी? यहाँ कर्ता की। क्रिकेट तो कर्म है, लेकिन यहाँ खेलना क्रिया किसके अनुसार आई? क्रिकेट के अनुसार नहीं, सहवाग की। क्योंकि क्रिकेट स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी फिर स्त्रीलिंग आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सहवाग पुल्लिंग एक वचन है, क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन, इसलिए एक सहवाग क्रिकेट खेलता है, ये कृतवाच्य का सेंटेंस कहलाया। और सहवाग द्वारा क्रिकेट खेली जाती है, जैसे ही हमने कर्ता के साथ द्वारा लगाया तो सेंटेंस में कर्म की प्रधानता हो गई। तो यहाँ सहवाग कर्ता है और यहाँ क्रिकेट कर्म है। क्लियर? तो यहाँ ये खेली जाती है किसके अनुसार आई? क्रिकेट के अनुसार, क्योंकि सहवाग तो पुल्लिंग है, सहवाग थोड़े खेली जाती है, क्रिकेट खेली जाती है, तो इसमें कर्म की इंपोर्टेंस ज्यादा हुई, कर्म की मौजूदगी। वाक्य में मुख्य रूप से मौजूद रहने वाला वाच्य कहलाता है। यहाँ मुख्य रूप से मौजूद क्या है? कर्म। और यहाँ मुख्य रूप से मौजूद क्या है? सहवाग, कर्ता। और यहाँ मुख्य रूप से मौजूद क्या है? खेली नहीं जाती। सहवाग करता है, ये किया है कर्म, दोनों मौजूद थे, लेकिन प्रधानता यहाँ क्रिया की होगी, क्योंकि क्रिया यहाँ पे प्यारे बच्चों नहीं हुई है। तो यानी कि सेंटेंस में जो भाववाच्य के सेंटेंस होते हैं, इनमें कर्ता के साथ हम से का प्रयोग करते हैं, और सेंटेंस में नया, ने, नहीं का प्रयोग करते हैं, तो भाववाच्य का बन जाता है। और जब कर्ता के साथ द्वारा, के द्वारा का प्रयोग करते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ कर्म की प्रधानता हो जाती है। और जब कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग वचन होता है तो वो क्या कहलाता है? कर्तवाच्य का वाक्य कहलाता है। तो ये क्या थे हमारे वाच्य का अर्थ होता है कहना, जो आप इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस करते हो, कोई हिंदी में हमारा यहाँ काम कौन करते हैं? वाच्य करते हैं। कौन करते हैं? वाच्य। नेक्स्ट पढ़ेंगे वाच्य के भेद, 3 भेद दोबारा से समझेंगे। कर्तवाच्य, कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होता है, कर्ता के साथ कारक विभक्ति, कारक विभक्ति का प्रयोग बहुत कम होता है। जैसे
सकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। व सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग, दोनों क्रिया का प्रयोग वाक्य में होता है। दूसरा, पहले इसके सेंटेंस ले लेते हैं। पक्षी आकाश में राम पुस्तक पढ़ता है। सीता खाना खाती है। ड्राइवर बस चला रहा है। सहवाग क्रिकेट खेलता है। भालू खेल दिखाता है। मोर नाचता है। बच्चा रोता है। हमने इसमें सकर्मक और अकर्मक इन तमाम क्रियाओं का प्रयोग किया। अरे आप इसमें कारक को क्यों जोड़ रहे हो वाच्य के साथ? कारक के सेंटेंस अलग है। बच्चा पेड़ से गिरता है, यह पदान कारक हो गया। कारक अलग होते हैं। कारक कहलाए टेंस। जैसे आप ही जहजवाज का प्रयोग करते हैं, उसी के स्थान पे हम का, के, की, से, सासी, रे, रा, रे इनका प्रयोग करते हैं। मैंने कहा नहीं था, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो है जिसको विद्वान लेखक और साहित्यकार बन जाते हैं पढ़ाई करके, चैनल बदलते रहते हैं अपने। हम चला रहे हैं 98.3 FM, आप पकड़ रहे हो 98.7 FM। हम पढ़ा रहे हैं वाच्य और ये अभी खोया हुआ है अतुल कारक में। तो प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम सेंटेंस प्रयोग करते हैं, उन सेंटेंस में संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, विशेषण भी है, क्रिया भी है, अव्यय भी है, निपात भी है, कारक चिन्ह भी है। तो वहाँ पे तमाम जो क्रियाएं की जो अलग अलग 10 भेद आपको बताएं, वो 10 की 10 क्रियाओं भी हम प्रयोग सेंटेंस में करते हैं। लेकिन वहाँ जो सेंटेंस यहाँ पूछे गए कि ये पक्षी आकाश में उड़ता है, इस उड़ने का जो प्रभाव पड़ रहा है वो प्यारे बच्चों पक्षी पे पड़ा। आकाश तो आधार है, ये कर्म नहीं है। ठीक है। और जब यहाँ पक्षी बहुवचन है तो ये उड़ना क्रिया भी बहुवचन है, क्योंकि क्रिया के लिंग वचन का आधार क्या हुआ? यहाँ कर्ता हुआ। कर्ता के अनुसार लिंग। राम पुस्तक पढ़ता है, ये पढ़ता है पुल्लिंग एक वचन है, तो यहाँ भी राम पुल्लिंग एक वचन है। तो ये पढ़ना, यहाँ पुस्तक कर्म नहीं है, लेकिन यहाँ क्रिया का जो लिंग वचन है उसके अनुसार निर्धारित हुआ, तो मौजूदगी इसकी हुई। प्रधान ये हो गया कर्म पुस्तक के रहते हुए भी। सीता खाना बनाती है, ये खाना बना, या सीता खाना खाती है या पकाती है। तो यहाँ खाती है, सीता स्त्रीलिंग है, क्रिया भी स्त्रीलिंग की है, इसीलिए सीता ने खाना खाया, तो वो फिर वो खाना कर्म प्रधान हो जाता, तो वो किसका होता? कर्म वाच्य का। ड्राइवर बस चला रहा है, तो यहाँ चला रहा है जो आया प्यारे बच्चों ड्राइवर के अनुसार आया। बस तो स्त्रीलिंग शब्द है। बस चल रहा है कि बस चल रही है? तो चला रहा है, ये क्रिया किसके अनुसार आई? ड्राइवर के अनुसार। ड्राइवर क्या है? कर्ता। जहाँ कर्ता की प्रधानता है वो सेंटेंस कौन सा कहलाता है? कर्तवाच्य। सहवाग क्रिकेट खेलता है, कौन? इनमें सब में क्रिकेट, बस, खाना, पुस्तक, सब में कर्म था, लेकिन ये सेंटेंस कहलाए कर्तवाच्य के।
भालू खेल दिखाता है, तो यहाँ भालू पुल्लिंग है इसलिए दिखाता भी पुल्लिंग है। मोर नाचता है, ठीक है, बच्चा रोता है, तो यहाँ पे क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार निर्धारित हुआ? कर्ता के अनुसार, इसलिए सारे सेंटेंस किसके कहलाए दोस्तों? कर्तवाच्य के। कर्तवाच्य में दोनों तरह की क्रिया प्रयोग करेंगे, इसको सकर्मक और अकर्मक के द्वारा मत जोड़ देना चीजों को, तो कृतवाच्य में सकर्मक भी और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। ये अपने आप में बहुत पूछा गया है क्वेश्चन कि कृतवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है, अकर्मक का, सकर्मक का, अकर्मक सकर्मक दोनों का, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया, इसीलिए मैंने दोनों के सेंटेंस भी लिए। तो ये क्या क्या लाया दोस्तों? कृतवाच्य। अब इनको कर्मवाच्य में बदलना है तो क्या करोगे आप? द्वारा, के द्वारा और ने लगा दो, अपने आप बदल जाएंगे। ठीक है, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो पढ़ी किसके अनुसार आ जाएगा? पुस्तक के। कर्ता के साथ ने लगाते ही कर्म प्रधान हो गया, तो जब कर्ता के साथ ने हो और जब द्वारा के द्वारा हो तो वो अपने आप कर्म प्रधान बन जाता है। सहवाग के द्वारा क्रिकेट खेली जाती है, वो बन गया खेली जाती है क्रिकेट के अनुसार। सहवाग द्वारा क्रिकेट खेली जाती है। ठीक है, ड्राइवर ने बस चलाई, चलाई किसके अनुसार आ गया? बस के अनुसार। ने लगाते ही बस की प्रधानता हो गई। ठीक है, सीता ने नृत्य किया, किया अपने आप में पुल्लिंग है, सीता स्त्रीलिंग है, लेकिन नृत्य के अनुसार ही किया आया है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है जहां कर्म की प्रधानता। कैसे करेंगे दोस्तों? इसमें क्या करना है? अब हमें करना है दूसरा। ठीक है, देखो क्या होगा। दूसरा क्या है? कर्मवाच्य। टाइम क्या हुआ सर? अभी तो है, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों? कर्मवाच्य। क्या होगी इसमें? कर्म की प्रधानता। क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होगा। ठीक है, कर्ता के साथ कारक विभक्ति का प्रयोग क्या आएगा? एक तो ने, एक द्वारा और एक के द्वारा। सबसे ज्यादा तो द्वारा और के द्वारा आता है प्रयोग। ने द्वारा, के द्वारा विभक्ति, ने द्वारा, के द्वारा। इस पूरी पंक्ति को ही मैं दोबारा लिख देता हूं। कर्ता के साथ कारक विभक्ति क्या आएगी? ने द्वारा, के द्वारा का प्रयोग होता है। ये किसके बन गए? कर्मवाच्य के। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग वाक्य में होता है, केवल सकर्मक, अकर्मक का नहीं। क्लियर? अभी यहां पे देखो, इसी को बनाते हैं, छोड़ दो इसको। दोबारा लिख दो। राम ने पुस्तक पढ़ी। राम के द्वारा रामायण पढ़ी गई। सीता ने नृत्य किया। गीता द्वारा खाना बनाया गया।
ड्राइवर ने बस चलाई। सहवाग द्वारा क्रिकेट खेली गई। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक आपकी ये है कि इसमें ने, इसमें के द्वारा, ने द्वारा, ने और द्वारा है। और जब कर्ता के साथ ने द्वारा के द्वारा आ जाए तो वो अपने आप में क्या कहलाता है, कर्मवाच्य का सेंटेंस। दूसरे प्रूफ क्या करना है, पढ़ी, यहाँ राम क्या था, पुल्लिंग, पढ़ी क्या है, स्त्रीलिंग, किसके अनुसार आई, पुस्तक के अनुसार। कर्म की प्रधानता हो गई, कर्म हो गई पुस्तक। राम के द्वारा रामायण पढ़ी गई, पढ़ी राम क्या है, पुल्लिंग, पढ़ी क्या है, स्त्रीलिंग, पढ़ी किसके अनुसार है, रामायण, रामायण स्त्रीलिंग शब्द हुआ। सीता ने नृत्य किया, ये किया क्या है, पुल्लिंग, यहाँ नृत्य भी पुल्लिंग है जबकि सीता स्त्रीलिंग है, तो ये किया नृत्य के अनुसार है। सीता द्वारा खाना बनाया गया, जबकि यहाँ गीता तो स्त्रीलिंग है लेकिन बनाया गया पुल्लिंग, इसलिए खाने के अनुसार आया, तो ये कर्म कहलाया। ड्राइवर ने बस चलाई, चलाई स्त्रीलिंग है, बस स्त्रीलिंग जबकि ड्राइवर पुल्लिंग है। सहवाग द्वारा क्रिकेट खेली गई, तो ये खेली गई किसके अनुसार आया, क्रिकेट के अनुसार। ये सारे के सारे सेंटेंस क्या कहलाए दोस्तों, ये कहलाए कर्मवाच्य थी। किसके सेंटेंस कहलाए, कर्मवाच्य। तो यानी कि जब हम द्वारा के द्वारा का प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कर्मवाच्य कहलाते हैं। फोर्थ पॉइंट पे जरा गौर कीजिए, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का, और वो भी केवल सकर्मक का, अकर्मक क्रिया के सेंटेंस कभी इसके नहीं हो सकते हैं, का प्रयोग होगा। कर्ता के साथ कारक विभक्ति या कारक चिन्ह ने द्वारा के द्वारा का प्रयोग, और ये भी ध्यान रखना है, मैंने यही चीज ने का प्रयोग प्यारे बच्चों कुछ सेंटेंसों में जहां कर्ता के अनुसार क्रिया होती है वहां पे भी होता है, लेकिन अगर कहीं द्वारा के द्वारा लगा 100 के 100% वो कर्मवाच्य होगा। और ने का प्रयोग होने पर क्रिया अगर स्त्रीलिंग बनती है और उसी के अनुसार वास्तव में वहां कर्म के अनुसार क्रिया का फल प्रभावित होता है तो वो कर्मवाच्य का कहलाएगा। कर्म की प्रधानता होगी, कर्ता मौजूद है, राम, राम, सीता, गीता, ड्राइवर, सहवाग सब कर्ता थे, लेकिन इनकी मौजूदगी ना होगे, यहाँ पे मौजूद ज्यादा क्यों होने, पुस्तक, रामायण, नृत्य, खाना, बस और क्रिकेट कर्म कहलाए। इसलिए क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होगा, तो ये कहलाएगा कर्मवाच्य। तीसरा क्या है, भाववाच्य। सिर्फ 3 मिनट का काम बचा है। भाववाच्य, भाववाच्य के वाक्य में कर्ता के साथ से कारक चिन्ह, कर्ता के साथ से कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग का प्रयोग होता है तथा क्रिया का न होना, क्रिया का न होना क्रिया का न होना पाया जाता है। ये क्या है, भाववाच्य की कंडीशन। कैसे, दादी जी से कहानी नहीं सुनाई जाती। आपसे पढ़ा नहीं जाता, मेरे से लिखा नहीं जाता।
ठंडे पानी से नहा नहीं जाता। प्यारे दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक तो है ये, से और से। दूसरी शॉर्ट ट्रिक है नहीं 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 और नहीं। किसी भी सेंटेंस में क्रिया नहीं हुई, सब में कर्ता कर्म है लेकिन क्रिया की प्रधानता है, और जो क्रिया की प्रधानता होती है उसको भाववाच्य कहते हैं। वो क्या कहलाते हैं? कार्य का न होना पाया जाएगा, क्रिया की प्रधानता होगी, भाववाच्य होगा, सेंटेंस में न ना नहीं का प्रयोग होगा, कर्ता के साथ से लगते ही क्रिया ऑटोमेटिक प्रधान हो जाती है, और कर्ता के साथ ने द्वारा लगते ही कर्म प्रधान हो जाता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, आपसे, मुझसे, ठीक है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, और आपसे रोया नहीं जाता। तो ये सब क्या कहलाए? क्रिया की प्रधानता वाले अर्थात भाववाच्य। कौन से सेंटेंस कहलाए? भाववाच्य के सेंटेंस कहलाए। अपने आप में वाच्य वाला टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट, और इसके बाद में जो हमारा नया टॉपिक होगा दोस्तों कल, वो कराएंगे हम काल। क्या कराएंगे? काल कराएंगे, और उसमें पढ़ेंगे हम काल की डेफिनेशन के साथ साथ काल के भेदों के बारे में। काल के भेद होते हैं 3, उसमें से वर्तमान, भूत, भविष्य, और तमाम चीज़ें जो हैं भविष्य काल के 3 भेद, वर्तमान के 4 भेद, और भूतकाल के 6 भेदों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और फिर वाच्य वाले जो क्वेश्चंस है उसकी PDF अपलोड करवा देते हैं, वो काल वाले जो क्वेश्चंस है उसकी भी PDF दे देते हैं, और वाक्य वाले की भी PDF अपलोड करवा देते हैं। एक बार उसको खोल के देख के प्रैक्टिस कर लेना। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों से लेते इजाज़त। नमस्कार।